Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. This is Muhammad Zaur and I welcome you in this preparation series. दोस्तों आज हम सेक्शन 20 पढ़ेंगे और इसके साथ ही हम सेक्शन 20 के साथ साथ हम नए डिवीज़न यानी डिवीज़न 2 ऑफ चैप्टर 3 उसको भी स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो सेक्शन है ये डिडक्शंस के साथ डील कर रहा है। आपको पता है कि जब भी हम एक बिज़नेस रन करते हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, तो ये सेक्शन उन्हीं एक्सपेंडिचर्स के साथ या डिडक्शंस के साथ डील कर रहा है। और साथ मैं आपको एक और बात बता दूं कि आज हम वीडियो को एक नए अंदाज में रिकॉर्ड कर रहे हैं, बजाय कि एक डायरेक्ट एंड फुल फ्लेज वीडियो बनाने के आज हम स्क्रीन को रिकॉर्ड करके वीडियो बना रहे हैं। इसका बेनिफिट भी एक आपको है कि आपको बहुत ज़्यादा डाटा नहीं इस्तेमाल होगा। दूसरी तरफ मुझे जो इसमें बेनिफिट है कि मुझे वीडियो अपलोड करने में आसानी रहेगी। आप मुझे अपने कमेंट्स में बता दें कि वीडियो का ये स्टाइल ठीक है या जो नॉर्मल हम जिस तरीके से वीडियो बनाते हैं वो स्टाइल अच्छा है। तो अब हम इसको बाकायदा से आगाज़ करते हैं, लेकिन साथ वही बात कि अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि आगे जो हमारी आने वाली वीडियोस हैं वो आपके पास उनका नोटिफिकेशन आता रहेगा। और अब हम बाकायदा से आगाज़ करते हैं। सेक्शन 20 डिडक्शन इन कंप्यूटिंग इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिज़नेस। आपको पता है कि जब भी आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस में आपके पास या तो रेवेन्यू आएगा या आपके पास सेल्स से फिगर आएंगी, लेकिन इन सेल्स को करने के लिए या रेवेन्यू अर्न करने के लिए आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस हर सूरत में करने पड़ते हैं। कोई भी ऐसा कारोबार नहीं होगा जिसमें आपके बिल्कुल एक्सपेंसेस नहीं होंगे लेकिन आपका बिज़नेस चल रहा है, ऐसे नहीं होता। तो हम इसको देखते हैं कि क्या कहता है। सब सेक्शन 1 सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस इन कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ अ पर्सन चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉर दैट ईयर a deduction shall be allowed for any expenditure incurred by the person in year wholly and exclusively for the purpose of business। अब एक आदमी है वो इनकम फॉर बिजनेस अर्न कर रहा है, तो उसने कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो कि बिज़नेस के लिए किया हो उस साल के अंदर, तो उस एक्सपेंस को आप उसके रेवेन्यू में से माइनस करेंगे, यानी कि वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि वो जो एक्सपेंडिचर है दैट शुड बी होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, वो टोटली बिज़नेस के लिए होना चाहिए। मिसाल के तौर पर आपकी एक शॉप है जिसमें आपने एक हेल्पर रखा हुआ है। अब वो जो हेल्पर है आपको दुकान चलाने में मदद कर रहा है, उसको जो आप सैलरी पे करेंगे तो उस सैलरी को आप एज अ डिडक्टेबल डिडक्शन माइनस कर देंगे। लेकिन और इसी तरीके से अगर आपने वहाँ सिक्योरिटी गार्ड भी अपनी शॉप के लिए रखा है तो उसकी सैलरी को भी आप एज अ एक्सपेंस माइनस कर लेंगे। लेकिन अगर आपने एक अपने पर्सनल ड्राइवर रखा हुआ है या अपनी फैमिली के लिए एक ड्राइवर रखा हुआ है तो उसकी तनख्वाह को आप अपनी बिज़नेस के रेवेन्यू में से माइनस नहीं कर सकते एज अ डिडक्शन। अब एक और इसका सेक्शन है 1A में ये सब सेक्शन वो है सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस वेयर एनिमल विच हैव बीन यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन अदरवाइज दैन इन स्टॉक इन ट्रेड, कि अगर आपने अपने कारोबार को चलाने के लिए या अपने प्रोफेशन को रन करने के लिए कुछ जानवर रखे हुए हैं लेकिन वो स्टॉक इन ट्रेड नहीं है। स्टॉक इन ट्रेड का मतलब ये हुआ कि ये वो चीज़ें होती हैं कि जो आपने सीधी साधे बेचने के लिए रखी होती हैं। मिसाल के तौर पर एक फ़र्नीचर हाउस है, तो फ़र्नीचर हाउस क्या करता है, फ़र्नीचर ख़रीदता है, वो उसके पास जब पड़ा होता है तो वो स्टॉक इन ट्रेड होता है, लेकिन उसने इस फ़र्नीचर को सीधा आगे बेच देना था। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि फ़र्दर प्रोडक्शन में इस्तेमाल होती हैं। मिसाल के तौर पर एक चीनी का शुगर मिल है, तो उसमें जो शुगर प्लांट है उसके अलावा जो AC वगैरह लगे हुए हैं वो स्टॉक इन ट्रेड नहीं है बल्कि वो प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। तो इसी तरीके से आपके पास कुछ जानवर हैं और क्या हो गया, दे हैव डाइड और बिकम परमानेंटली यूजलेस फॉर सच पर्पसेस। अब वो या तो मर गए हैं या फिर परमानेंटली यूजलेस हो गए हैं, बीमार हो गए हैं या उनकी कोई टांग शांग टूट गया था ना हो। तो डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल कॉस्ट टू द टैक्स पेयर ऑफ द एनिमल एंड द अमाउंट इफ़ एनी रियलाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ कैरकेसेस और एनिमल। अब आपने इस तरह किया कि वो जो जानवर थे वो मर गए या फिर वो ज़ख्मी हो गए, अब आपके काम के नहीं रहे परमानेंट, तो आप उसको एक्सपेंस के तौर पर क्लेम कर सकते हैं। और कितना एक्सपेंस आपको अलाउ होता है, जितने कॉस्ट आपको उस जानवर को एक्वायर करने में लगी माइनस, ज़ाहिर है अगर वो मर जाता है या ज़ख्मी हो जाता है या यूज़लेस हो जाता है तो कुछ ना कुछ पैसे तो आपको मिल ही जाते हैं। उसको माइनस करके मिसाल के तौर पर 60,000 का आपने वो जानवर ख़रीदा था
अब वो बीमार हो गया तो आपने 20,000 में बेच दिया, तो 60,000 माइनस 20,000, ये जो आपके पास 40,000 है वो उसको आप एज अ एक्सपेंस क्लेम कर लेंगे। सब सेक्शन 2, subject to this ordinance where the expenditure referred to in subsection 1 is incurred in acquiring a depreciable asset। अब मैं साथ साथ इसको एक्सप्लेन करता जाता हूँ, क्योंकि यहाँ जिन लोगों ने बिज़नेस नहीं पढ़ी हुई या अकाउंटिंग, तो उनको कुछ मसला होगा। अब आपने जो एक्सपेंडिचर किए हैं वो किसी डेप्रिशिएबल एसेट को ख़रीदने में अगर किए हुए हैं। अब डेप्रिशिएबल एसेट क्या होता है कि कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा होती है, लेकिन इस्तेमाल के साथ साथ वो पुराने होते जाते हैं और एक ख़ास लाइफ के बाद ये नाकारा हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर अब आपने एक कूलिंग प्लांट रखा हुआ है अपनी प्रोडक्शन जो फैसिलिटी है उसके लिए, और 5 साल उसकी लाइफ है, तो आपको पता है कि जैसे 5 साल पूरे हो जाएंगे तो वो उस हालत में पहुंच जाएगा कि तकरीबन ये काम करने के काबिल नहीं हो, तो आप उसको रिप्लेस करके एक नया मशीन आपको लेनी पड़ेगी। तो इस सूरत में ये इसकी जो लाइफ है हम उसको 5 साल पे स्प्रेड कर लेंगे, बजाय कि फ़र्ज़ कीजिए आपने 1 लाख का प्लांट ख़रीदा तो पहले साल के अंदर ही 1 लाख एक्सपेंस क्लेम कर लें। हम इस तरह करेंगे, उसको 5 साल पे स्प्रेड कर लेंगे, और आसान से तरीके, वैसे तो और तरीके भी हैं, तो 1 लाख उसकी कीमत है, 5 सालों पर स्प्रेड किया तो 20-20 हज़ार हर साल में उसको डिवाइड कर लेंगे उसकी कॉस्ट को। आर एन इंटेंजिबल विद यूज़फुल लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर। अब बिज़नेस में बाज़ औक़ात आपके पास इंटेंजिबल एसेट्स हो सकते हैं जिनको आप फिज़िकली टच नहीं कर सकते, लेकिन आपके बिज़नेस के लिए यूज़फुल होते हैं और उनकी लाइफ अगर 1 साल से ज़्यादा हो। मिसाल के तौर पर आपने 5 साल का मैकडोनल्ड्स का लाइसेंस ले लिया कि 5 साल तक आप उनका नाम, ब्रांड और बाकी फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके लिए एक फ़ीस पे की है, तो ये अब आपके लिए इंटेंजिबल एसेट है। और फ़र्ज़ करें कि आपने 10 लाख रुपए दिए थे, या फिर और इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, आपने पेटेंट ले लिया था, तो अब इस कॉस्ट को भी आप डिवाइड करेंगे उसमें से नेक्स्ट पीरियड में। और प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर, प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है कि अभी आप एक फैक्ट्री लगा रहे हैं, तो आपको पता है कि फैक्ट्री 3-4 महीने में नहीं लगती, तो फिर आपका अभी तक प्लांट स्टार्ट ही नहीं हुआ, आपका प्रोडक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई, लेकिन आपने बहुत सारे एक्सपेंडिचर कर दिए होते हैं, तब तक उसको प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर करते हैं। अब वो जो एक्सपेंडिचर अगर हम उसको रेवेन्यू में से माइनस करेंगे तो उसका तो जो है ना कोई फ़ायदा ही नहीं रहा, क्योंकि पहले साल आपकी सेल्स या प्रोडक्शन ज़ीरो है, लेकिन दूसरी तरफ एक्सपेंडिचर बड़े हैवी किस्म के हो चुके हैं, तो आपकी ये नेगेटिव रेवेन्यू जो होता है, तो इसका तरीका ये होता है कि हम उस प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर को फैक्ट्री स्टार्ट करने से पहले फ़र्ज़ करें कि 1 करोड़ रुपए हमारा लग गया, तो हम उसको नेक्स्ट जो कमिंग ईयर्स होते हैं उसके ऊपर डिवाइड कर लेते हैं, और फिर हम उसको पार्ट्स में एज अ एक्सपेंस क्लेम कर रहे होते हैं। अब ला कहता है द पर्सन मस्ट डेप्रिशिएट और एमोर्टाइज द एक्सपेंडिचर इन अकॉर्डेंस विद दिस सेक्शन 22, 23, 24, 25। अब अगर आपके पास एसेट था तो उसको आप डेप्रिशिएट करेंगे, और अगर वो एक्सपेंडिचर था तो उसको आप एमोर्टाइज़ करेंगे, और इस तरीके से उनमें से किस सेक्शन को देके 22, 23, 24, 25 के हिसाब से। मेरे ख्याल में सादा सा है कि अगर आपने कोई एसेट एक्वायर कर लिया जिसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा है, या आपने कोई जो है ना इंटेंजिबल एसेट ले लिया, या कोई और इस तरह एक्सपेंडिचर किए थे कमेंसमेंट से पहले वाले, तो उनको नेक्स्ट कुछ ईयर्स पे आपने डिवाइड करना है। उसके बाद फिर सब सेक्शन 3 में कह रहा है कि सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस वेयर एनी एक्सपेंडिचर इज़ इनकर्ड by an amalgamated company on legal or financial advisory services other than administrative cost relating to planning or implementation of amalgamation, the deduction shall be allowed for such expenditure। अब इसमें से अगर आप देखते हैं कि आप एक कंपनी है, अमालगमेट का मतलब यह हुआ कि एक कंपनी है उसको दूसरी कंपनी ने एक्वायर किया, जिस तरह के वारिद को जैज़ ने एक्वायर कर लिया था। अब इसमें इस तरह होता है कि 2 कंपनी आपस में मर्ज हो जाती हैं, तो अब फ़र्ज़ करें कि कंपनी ए थी, उसने कंपनी बी को एक्वायर कर लिया, तो अब कंपनी बी ने डेफिनेटली कुछ उसमें एक्सपेंसेस किए होते हैं एक्वायर करने में, तो अब अमालगमेटेड कंपनी के जितने एक्सपेंडिचर हुए थे लीगल पे और फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज, और ये बहुत हैवी किस्म के होते हैं, तो वो इसको कॉस्ट रिलेटेड कर सकता है, मतलब या कोई और उसने प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन भी किए थे, सारे कॉस्ट जो है ना वो एक एक्सपेंडिचर के तौर पर इसको अलाउ होते हैं। क्लियर। मिसाल के तौर पर जैज़ ने वारिद को ख़रीदा, तो अब इसमें से अमालगमेटेड कंपनी कौन सी हो गई है, वो हो गई आपके पास वारिद हो गई है। अब इस सूरत में जितने एक्सपेंसेस हुए थे कंपनी को एक्वायर करने में, वो इन एक्सपेंसेस को अगले साल के अंदर या उस साल के अंदर क्लेम कर सकता है एज़ एन एक्सपेंडिचर। ये आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सेक्शन 20 जिसमें हमने डिडक्शंस पढ़ी कि पहली बात है कि
डिडक्शंस क्या होते हैं, कैसे अलाउ होंगे, और फिर उसके बाद हमने कुछ जानवरों की मिसालें दी थी कि अगर जानवर मर जाते हैं, यूज़लेस हो जाते हैं तो फिर क्या होगा। और फिर उसके बाद हमने एक और चीज़ देखा कि बाज़ औक़ात जो आपके एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो होते हैं किसी डेप्रिशिएबल एसेट पे, तो फिर क्या करेंगे। और आखिर में हमने ये देखा कि अगर एक कंपनी है उसको अमलगमेशन हो गई है तो अमलगमेटेड कंपनी ने जो एक्सपेंसेस किए होते हैं, बॉन्ड किए होते हैं, तो उसका क्या होगा, वो डेफिनेटली कंपनी क्लेम कर सकती है एज इन एक्सपेंडिचर को एज अ डिडक्शन।